Welcome students to my this class of secretarial practices standard 11. So students, myself Professor Tazeen. आज इस क्लास में हम secretarial practices के आगे के चैप्टर की तरफ चलते हैं. That is chapter number 4, document related to formation of companies, जो कि बहुत important topic है आपके secretarial practices standard 11 के topic में. So let's see. So students, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है. तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है और ये डॉक्यूमेंट्स को वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास सबमिट करते हैं, राइट. और ये दो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? पहला होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो अभी ये जो दो डॉक्यूमेंट है, ये दो डॉक्यूमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये दो डॉक्यूमेंट को हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये डॉक्यूमेंट कैसे बनाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से क्लॉजेस होते हैं, वो सब देखेंगे. वेयरएज अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी पब्लिकली कलेक्ट करती है कैपिटल, मतलब वो पब्लिकली अपने शेयर्स को बेचती है और वो पब्लिक को बोलती है कि शेयर्स खरीदिए. तो पब्लिक को बोलने के लिए उन्हें एक डॉक्यूमेंट लगता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टस. वो प्रोस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट करती है अपने शेयर्स के लिए. सो हम इस टॉपिक में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, यानी पहला है मेमोरेंडम, आर्टिकल्स और प्रोस्पेक्टस. यानी अलग अलग कंपनीज कौन कौन सी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है वो हम देखेंगे और अलग अलग टाइप्स के प्रोस्पेक्टस, राइट. आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ. दैट इज पहला टॉपिक लेते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है. हमें ये याद रखना है, इट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. अक्सर ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है. तो इट इज अ वेरी प्राइमरी डॉक्यूमेंट और ये क्या डिस्क्राइब करता है? रेंज ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि बिजनेस का रेंज क्या है, एक्टिविटीज क्या है जो अंडरटेक कर रही है कंपनी. और अगर उसका डेफिनेशन बोला जाए तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ने डिफाइन किया है कि मेमोरेंडम जो है वो अल्टर किया जाता है टाइम टू टाइम. और क्यों अल्टर किया जाता है? क्योंकि वक्त के हिसाब से कुछ चीज़ों को अल्टर करना ज़रूरी होता है. अगर हम अल्टर नहीं करते हैं तो हम वही स्टैग्नेंट रहते हैं और वो बाद में फिर फाइनली वो यानी वो मीनिंगलेस हो जाता है. तो चेंज होना ज़रूरी होता है. तो यहाँ पे हमें उसे टाइम टू टाइम अल्टर करना है. और किस हिसाब से अल्टर करना? इन द पर्सन्स ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द प्रीवियस कंपनीज लॉ या फिर ये वाले लॉ, यानी कंपनीज एक्ट के जितने भी पहले वाले लॉज है उनके उनकी अकॉर्डिंगली या फिर अभी के लॉ के अकॉर्डिंगली, राइट. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इस तरीके से देखा जाता है एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ ये, और ये हर कंपनी को प्रिपेयर करना है और वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 ही होना चाहिए. सो लॉर्ड कैरिन ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक चार्टर है. उसने इसे एक चार्टर का नाम दे दिया और इस चार्टर में लिमिटेशंस होगी और पावर भी होगी, यानी पावर भी है तो लिमिटेशंस भी होनी चाहिए कंपनी की. सो ये डेफिनेशंस में पता चलता है कि मेमोरेंडम एक डॉक्यूमेंट है जो डिस्क्राइब कर रहा है कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. जैसे हमारी इंडिया का कंस्टिट्यूशन है, दिस इज कॉल्ड एज एन इंडिया का संविधान, वैसे कंपनी का एक कंस्टिट्यूशन होता है जिसमें हमारी राइट्स होती है और प्रिविलेज होती है, यानी कंपनी की राइट्स क्या है, प्रिविलेजेस क्या है, ये सब उसमें डिसाइड किया जाता है. और मेमोरेंडम में ये भी डिसाइड किया जाता है कि कंपनी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट मेमोरेंडम. आगे की तरफ चलते, दैट इज फीचर्स ऑफ मेमोरेंडम. अब स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक एक ही होते हैं, जैसे हम मराठी में बोलते हैं वैशिष्ट, राइट. सो मेमोरेंडम क्या है? ये एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है किसका? कंपनी का, जिसमें हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, उद्दिष्ट और ध्येय लिखे हुए होते हैं. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखे हुए होते हैं, राइट. और ये डिस्क्राइब करता है कैसी हमारी रिलेशनशिप होनी चाहिए कंपनी की आउटसाइडर के साथ. यानी कंपनी जो है वो आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन हुए? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, इनके साथ रिलेशन कैसे रखेगी कंपनी का. परमिटेड एक्टिविटी, परमिटेड सर्टन एक्टिविटी जो होगा वो कितना होगा, ट्रांजैक्शन कितना होगा या नहीं होगा, ये सब चीजें मेमोरेंडम में रहेगा. हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाना है जब कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो रही होती है और उसे सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ में
किसके पास? आरओसी के पास, इनकॉर्पोरेशन के लिए, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए। और इनकॉर्पोरेशन के वक्त हर कंपनी को इसे बनाना है, सबमिट करना है एप्लीकेशन के साथ आरओसी के पास। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, राइट। अब ये जो प्रिपेयर किया जाता है, कि कौन प्रिपेयर करता है? बाय प्रमोटर्स। और ये प्रमोटर्स को जरूरी तौर पे साइन करना है। तो साइन कितने प्रमोटर्स करेंगे? तो इसका क्राइटेरिया दिया है 7% इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, 2% इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, 1% इन केस ऑफ 1% कंपनी, राइट। नेक्स्ट इज दैट कि हर सब्सक्राइबर को, यानी ये जितने भी प्रमोटर्स हैं हमारे, यही सब्सक्राइबर होते हैं। प्रमोटर और सब्सक्राइबर, देखो नाम यहाँ पे अलग अलग होते रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। प्रमोटर और सब्सक्राइबर एक ही होते हैं। हर प्रमोटर को, हर सब्सक्राइबर को अपना नाम लिखना है और उसके नंबर ऑफ शेयर्स बताने हैं जो जिसने उसने एग्री किए हैं, राइट। और ये सब्सक्राइबर ने एटलीस्ट 1 शेयर लेना जरूरी है। पर ये जरूरी नहीं है उस कंपनी के लिए जो कंपनी विद गारंटी है, जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। जिस कंपनी का शेयर कैपिटल नहीं होता है वो कंपनी कंपनी विद गारंटी होती है, और वो कंपनी इनके लिए ये क्लॉज जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ कि आपका मेमोरेंडम में कुछ क्लॉजेस है, यानी कि उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं। ये इतने क्लॉजेस है, देर आर 6 क्लॉजेस, और ये एक एक क्लॉजेस को हम पढ़ेंगे, राइट। और ये जो मेमोरेंडम है हमारा, वो डिफाइन करता है नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये इजीली ऑल्टर नहीं हो सकता, तो इसीलिए कंपनीज एक्ट ने लेट डाउन किए कुछ रूल्स और प्रोविजन, ताकि इसे कैसे ऑल्टर किया जा सके, हर एक क्लॉज को कैसे ऑल्टर करे उसका प्रोविजन लिखा है, राइट। उसके बाद इसमें ये भी चीज लेकी रहती है कि कोई चीज अगर कॉन्ट्रावीन हो रही है कोई प्रोविजन के, यानी मेमोरेंडम में अगर कोई चीज लिखी है जो कॉन्ट्रावीन हो रही है हमारे कोई कंपनीज एक्ट के प्रोविजन से, सो वो लिखने की नहीं है, वो यानी वो चीज यहाँ पे लिखी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज दैट कि अगर कंपनी फिर से अपनी पावर जो लिखी हुई है मेमोरेंडम में उससे ज्यादा जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। यानी मेमोरेंडम में जो पावर्स लिखी है उससे ज्यादा जा रही है, वो उसे अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, वो हमारे लिए इनवैलिड रहेगा। एज सच मेमोरेंडम जो है ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए जो भी बंदा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है, यानी कोई भी थर्ड पार्टी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है, उसको नॉलेज होना चाहिए इसके कंटेंट के बारे में, राइट। और कंपनीज एक्ट ने प्रिस्क्राइब किया है कि इसका एक फॉर्मेट दिया है, राइट। ABCD फॉर्मेट दिया है प्रिपेयर करने के लिए, और हर टाइप के लिए डिफरेंट फॉर्मेट है। तो ये फॉर्मेट क्या है वो हम देखते हैं पहले, यानी कौन सी कंपनी को कौन सा फॉर्मेट लेना है, राइट। सो यहाँ पे है फॉर्मेट, यानी टेबल ए जो है वो कंपनी का रहेगा जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। टेबल बी वो कंपनी का रहेगा जो लिमिटेड बाय गारंटी है, जिनका शेयर कैपिटल नहीं है। टेबल सी उसका रहेगा जिनका गारंटी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है पर हैविंग शेयर कैपिटल है। टेबल डी उनका रहेगा जो अनलिमिटेड कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल नहीं है, वेर एज टेबल ई उनका रहेगा जो अनलिमिटेड कंपनी है जिनका शेयर कैपिटल रहता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सो क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी अभी हम आगे के टॉपिक पे चल रहे हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम और उन्हें कैसे ऑल्टर किया जा सकता है, यानी उन प्रोविजंस को हम ऑल्टर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे 6 क्लॉजेस है। ये क्लॉजेस क्या होते हैं पहले वो हम देखेंगे, उसके बाद में हर एक क्लॉजेस को ऑल्टर कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। तो पहले नेम क्लॉज की तरफ चलते हैं, दैट इज फर्स्ट क्लॉज नेम क्लॉज। सो स्टूडेंट्स पहले वो देखते हैं कि व्हाट इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब नेम ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का नाम। जो कुछ कंपनी जो है वो एक लीगल एंटिटी है, तो उसका नाम जो है वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए उसके मेंबर्स से। उसका अपना खुद का ओन नेम होना चाहिए, क्योंकि उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। प्रमोटर्स जो होते हैं वो कंपनी का नाम चॉइस करते हैं, राइट, वो उनका नाम जो है वो चूज करते हैं। सो चॉइस जो है वो प्रमोटर के ऊपर डिपेंड होती है। सो चॉइस करते वक्त कुछ चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, यानी जब हम नाम
किसी कंपनी का हम डिसाइड करते हैं तो हमें कुछ चीजें माइंड में रखनी पड़ती है जब हम ये नाम दें। वो चीजें कौन कौन सी होती है, लेट्स सी। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि हमारा जो नाम हम चूज कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से आइडेंटिकल या रिजेम्बलेंस नहीं होना चाहिए कोई भी नेम के जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी का है। यानी कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है और हम वही नाम ले रहे हैं या कुछ ऐसा नाम ले रहे हैं जो उसको सिमिलर है, आइडेंटिकल है, राइट। और वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कोई भी कंपनी लॉ के अंडर, कोई कंपनी एक्ट के लॉ के अंडर। दूसरा है जो नाम है उसमें कोई वर्ड्स ऐसे नहीं होना चाहिए जो कोई ऑफेंस में आ रहा है अंडर एनी लॉ। यानी इंडिया के कोई भी लॉ के अंडर कोई वर्ड जो ऑफेंस में आ रहा है वो वर्ड उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। कोई नेम और वर्ड जो ऑफेंड कर रहा है कोई सेक्शन ऑफ पीपल को वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कोई पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर सोसाइटी को ऑफेंड कर रहा है तो वो नाम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज दैट नेम शुड नॉट वायलेट, यानी कि कोई भी हमारे इंडिया के प्रोविजन, एम्बलम या नेम्स, यानी हमारे इंडिया के कोई भी नेशन की धरोहर, उनके कोई नामों को कोई वायलेट नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। यानी प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 के अनुसार हमने नेम रखना चाहिए। और हमारे कंपनी का नाम जो है वो किसी भी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारे कंपनी का नाम किसी भी चीज से, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट के से या कोई भी लोकल अथॉरिटी से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर पब्लिक कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी है, तो उनका लास्ट वर्ड क्या आएगा? लिमिटेड। शेयर और गारंटी पब्लिक कंपनी के लिए, हाँ पब्लिक कंपनी लिमिटेड है, शेयर या गारंटी से, तो उनका लास्ट वर्ड आएगा लिमिटेड, जैसे टाटा स्टील लिमिटेड। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उनका लिमिटेड बाय शेयर या गारंटी है तो उनका लास्ट वर्ड रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, जैसे एग्जांपल है पास्को इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वन पर्सन कंपनी के लिए वन पर्सन कंपनी वर्ड ओपीसी ब्रैकेट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया है देखो, स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। तो कोई भी कंपनी ओपीसी कैसे पहचाना जा सकता है? उसके नाम के ऊपर से, राइट। इवन पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी, हम उसके नाम से पहचान सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज दैट द कंपनी एक्ट बोल रहा है कि ये जो नाम है वो हर जगह पर अफिक्स होना चाहिए, पेंट होना चाहिए कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे और हर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे। यानी ये जो नाम है वो हर जगह पे कैरी ऑन रहेगा। सो दिस इज व्हाट नेम क्लॉज। आगे चलते हैं। अब इस नेम क्लॉज को अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो इस नेम क्लॉज को कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हो रही है तो नाम तो ऑल्टर होना ही पड़ेगा। तो नाम कब ऑल्टर किया जाता है? या तो कंपनी अपने आप से उसे ऑल्टर कर रही है खुद से, या फिर वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में बदल रही है, या फिर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में, वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, या तो ये कंपनी इस कंपनी में ट्रांसफर हो रही है या ये कंपनी इस कंपनी में कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट इज दैट कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है और उनके ओपिनियन से कंपनी का नाम जो है वो सिमिलर है किसी और कंपनी से, एग्जिस्टिंग कंपनी से या फिर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, तो हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। और नेम क्लॉज ऐसे ही ऑल्टर नहीं होता। नेम क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत लगती है। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जहां पे 3/4 मेजॉरिटी या 75% वोट्स हमें चाहिए। मतलब अगर 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 75% वोट इसके फेवर में चाहिए। सो दिस इज व्हाट ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। आगे चलते हैं, दैट इज नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, एड्रेस क्लॉज। अब स्टूडेंट्स, एड्रेस क्लॉज का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। मतलब एड्रेस मतलब कंपनी का एड्रेस। अब ये एड्रेस कौन सा एड्रेस होता है? जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास रजिस्टर किया जाता है, और ये रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डेज के अंदर हम रजिस्टर करते हैं इनकॉर्पोरेशन के बाद में। यानी जिस स्टेट में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रहेगा उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज के पास हमें जाके हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस रजिस्टर करवाना है 30 डेज के बाद इनकॉर्पोरेशन के।
अब ये रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो क्या बता रहा है, वो बताता है कि कंपनी का डोमिसाइल लोकेशन कहाँ है, मतलब कौन से स्टेट में है। कंपनी को कहाँ कम्युनिकेशन करना है, यानी नोटिस जो भी है और कम्युनिकेशन है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को सेंड करना है, किसी बैंक को सेंड करना है, तो वो कहाँ सेंड करेंगे, जहाँ पे। और ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमारे कंपनी के सारे स्टैट्यूटरी बुक्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स मौजूद होते हैं, ताकि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी उधर जाके इंस्पेक्ट कर सके। एड्रेस क्लॉज एक और इंडिकेट करता है कंपनी का, यानी जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, मतलब जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट का मतलब ऐसा है कि वो रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है कि किस एरिया में हम लोग कोई, अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो केस किस कोर्ट में हम केस फाइल कर सकते हैं या कोई और कंपनी के अगेंस्ट फाइल कर सकता है, राइट। सो दिस इज नेम क्लॉज, एड्रेस क्लॉज। आगे चलते हैं अल्टरेशन ऑफ एड्रेस क्लॉज। अब स्टूडेंट्स, कंपनी जो है वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस अल्टर कौन सी केस में करती है। सबसे पहला केस तो है कि अगर वन प्लेस से अनदर प्लेस जा रहे हैं। अब ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस कहाँ होती है, विद इन द सेम सिटी होती है, यानी कभी कभी सेम सिटी सेम टाउन में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसे टाइम पे यहाँ पे ऑल्टरेशन की जरूरत नहीं होती मेमोरेंडम में, यानी एक ही सिटी में है पर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, राइट। अगर एक टाउन और एक सिटी से अनदर टाउन और सिटी, देखो यहाँ पे टाउन और सिटी चेंज हो गया है, यहाँ पे सेम टाउन था पर सिर्फ जगह अलग थी, पर यहाँ पे टाउन और सिटी बदल गया है पर एक ही स्टेट में है, राइट। तो भी ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर वन स्टेट से अनदर स्टेट गए तो भी ऑल्टरेशन की जरूरत पड़ती है। अब केस बी, मतलब ये वाला एक टाउन से दूसरे टाउन से, ए का नहीं, केस बी, एक टाउन से दूसरे टाउन या एक सिटी से दूसरी सिटी में अगर हमें हमारा एड्रेस बदलना है तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी जनरल मीटिंग में, राइट। और केस सी, मतलब एक स्टेट से दूसरे के स्टेट में, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर की जरूरत पड़ती है, रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल जरूरी है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है। ऑब्जेक्ट मतलब वो क्लॉज जिसके लिए कंपनी बनी हुई है, यानी वो बताता है रेंज ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। ये क्लॉज डिटेल में बताता है मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए कंपनी बनी है, जिसके लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जो एक्टिविटी कंपनी अंडरटेक कर रही है, राइट। और उसके उसका उसी को हम मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव पूरा करने में कंपनी जो काम कर रही है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब ये ऑब्जेक्ट क्लॉज जरूरी है कि वो इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, किसी की अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, या कोई भी लॉ या कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, कोई और भी लॉ के और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट नहीं। कॉन्ट्रावेंशन का मतलब अगेंस्ट या फिर उसके विरुद्ध, राइट। कंपनी कोई ऐसा एक्टिविटी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं कर सकती जो मेमोरेंडम के बियॉन्ड होगा, यानी जो या ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड होगा उसके अगेंस्ट वो नहीं ले सकती, राइट। हाँ, पर जो इंसिडेंटल है और कंसिक्वेंशियल है, यानी कोई ऑब्जेक्ट के बेसिस पे, तो वो काम ले सकते हैं। अभी इंसिडेंटल और कंसिक्वेंशियल मतलब क्या है। इंसिडेंटल मतलब हमारा मेन एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, कंसिक्वेंशियल मतलब जो मेन एक्टिविटी से रिजल्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मेन काम होता है कि पेट्रोल निकालना, पर पेट्रोल निकालते वक्त हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो वो कंसिक्वेंटल है, राइट। तो उसे कंसिक्वेंटल बोलते हैं। मेन मेन चीज क्या है, पेट्रोल। सो दिस इज व्हाट इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंटल। कोई भी एक्ट कंपनी के इस स्कोप के आगे जाता है तो उसे हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं, और वो वॉइड रहेगा और उसका लीगल वैलिडिटी नहीं रहेगा। अल्ट्रा वायरस मतलब इस ऑब्जेक्ट क्लॉज के बियॉन्ड जाना। नेक्स्ट इज दैट डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अभी अल्ट्रा वायरस नाम जो आया तो इसका डॉक्ट्रिन जाना जरूरी है। अल्ट्रा का मतलब बियॉन्ड और वायरस का मतलब पावर। इसका मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर्स। किसकी पावर से, मेमोरेंडम की। सो ये अल्ट्रा वायरस जो है वो बताता है कोई भी एक्टिविटी जो कंपनी ले रही है
और जो बियॉन्ड जा रहा है पावर के, कंपनी के पावर के बियॉन्ड जा रहा है, जो मेंशन किया है मेमोरेंडम में, तो ऐसा जो काम कंपनी कर रही है वो नल रहेगा, वॉइड रहेगा और वो लीगली इनइफेक्टिव रहेगा, यानी इलीगल रहेगा, लीगली चलने वाला नहीं रहेगा। और कोई भी मेंबर जो इस काम के लिए एग्री कर रहे हैं उनको पनिशमेंट रहता है, राइट। नेक्स्ट इज दैट कंपनी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट एक्टिविटी नहीं ले सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में बिठा हुआ नहीं है, यानी उसमें उल्लेख नहीं किया, उसमें स्टेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट इज दैट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन। अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है कि अल्ट्रावायलेट ट्रांजैक्शन जो होते हैं नल एंड वॉइड होते हैं, कि वो चलते नहीं है। वो नल मतलब कभी भी तोड़े जा सकते हैं, वॉइड मतलब वो कभी भी ब्रेक हो सकते हैं, हम उसे लीगली सही नहीं बोल सकते। और कंपनी इसके लिए स्यू कर सकती है किसी को भी, और थर्ड पार्टी भी फाइल कर सकती है कंपनी के अगेंस्ट, ये एक्ट के अगेंस्ट। मेंबर कोई भी वो अगर मेंबर ऑफ द कंपनी अगर कोर्ट का ऑर्डर मिल रहा है तो उसे ये एक्ट को स्टॉप करना है, यानी कोर्ट उसे स्टॉप करने के लिए ऑर्डर दे सकती है अल्ट्रावायलेट्स के। कोर्ट्स जो है वो इसे स्टॉप करने के लिए ऑर्डर दे सकता है, यानी मेंबर ऑफ कंपनी को कोर्ट्स के थ्रू ऑर्डर आ सकता है कि इसे स्टॉप कीजिए, राइट। इंजंक्शन का मतलब ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी पर्सनली लायबल रहेंगे अल्ट्रावायलेट्स के लिए, राइट। अगर कोर्ट अगर पकड़ रहा है, कोर्ट अगर ऑर्डर दे रहा है तो डायरेक्टर्स पर्सनली लायबल है। आगे चलते हैं, पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स। अल्ट्रावायलेट्स डॉक्ट्रिन का पर्पस क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करना है इंटरेस्ट, किसकी इंटरेस्ट, स्टेक होल्डर की। अब ये स्टेक होल्डर्स कौन है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, बैंक्स। ये स्टेक होल्डर्स का राइट है कि वो इंश्योर करें कंपनी का जो भी पैसा यूज हो रहा है वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट के लिए जो मेंशन किया गया है मेमोरेंडम में, यानी कंपनी का पैसा जो है वो राइट तरीके से मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है उसी चीज के लिए यूज हो रहा है। सो इसका पर्पस, ये पर्पस है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायलेट्स का। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखिए कैसे होता है कि आजकल सर्कमस्टेंसेस बहुत बदल रहे हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी करके भी इंसान का कुछ नहीं हो सकता, तो कंपनी को डाइवर्सिफाई, मॉडर्नाइज, ग्लोबलाइज होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज को कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना जरूरी हो जाता है। तो जब ऐसी जरूरत आती है सर्वाइवल और ग्रोथ की, तब ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर किया जाता है, और इसको ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, और ये भी जनरल मीटिंग में होना जरूरी है। ठीक है, तो अब ऑल्टरेशन हो सकता है। आगे चलते हैं लायबिलिटी क्लॉज पे। अब ये क्लॉज क्या बता रहा है कि शेयर होल्डर का लायबिलिटी कितना, मेंबर ऑफ कंपनी का लायबिलिटी कितना। एज स्टूडेंट्स हमको सबको पता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स रहेगी, तो लायबिलिटी जो रहता है वो लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड अमाउंट तक रहता है। फेस वैल्यू का जो अनपेड अमाउंट है उतने तक ही लायबिलिटी रहेगा। अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेंबर का जो लायबिलिटी होगा वो एसेट्स की तरफ होगा एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, या जितने भी कॉस्ट या एक्सपेंसेस बचे हैं वाइंडिंग के टाइम पे उसका रहेगा। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है विथ और विदाउट शेयर कैपिटल, तो उनका लायबिलिटी जो मेंबर रहता है वो अनलिमिटेड रहेगा, यानी यहाँ पे कोई भी हमें गुंजाइश नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगा। Next is that alteration of liability clause. As a students, liability clause जो है ये बहुत सेंसिटिव क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स का लायबिलिटी इंक्लूड होता है, बराबर। सो कंपनीज एक्ट 2013 और उसकी रूल्स जो है वो प्रोविजन कंटेन करते हैं जहां पे हम यानी जहां पे कोई प्रोविजन ऐसे इंक्लूडेड नहीं है जो बताएगा कि आपको ये ऑल्टर करना है लायबिलिटी क्लॉज। लीगली स्पीकिंग कि जो रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर है और कंपनी है वो कॉन्ट्रैक्चुअल रहती है। सो अगर लायबिलिटी ऑफ मेंबर को अल्टर करना है हमें, तो कंसेंट ऑफ मेंबर लेना जरूरी है, वो भी राइटिंग में। और एज सच कंपनीज एक्ट में कहा भी रूल नहीं है कि लायबिलिटी क्लॉज को अल्टर करना है, प्रोविजंस नहीं है। सो दिस इज व्हाट अल्टरेशन ऑफ लायबिलिटी क्लॉज।
आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कैपिटल क्लॉज। अब स्टूडेंट्स कैपिटल क्लॉज मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसे लेके कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती है, तो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल। राइट, कंपनी जिस जिस अमाउंट को लेके, कैपिटल के अमाउंट को लेके रजिस्टर्ड होती है उसे रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। और जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी रेज कर सकती है, जिसको अथॉरिटी मिलता है ताकि वो रेज कर सके, जो मैक्सिमम अमाउंट कंपनी रेज कर सकती है पब्लिक से, मतलब ले सकती है पब्लिक से, उसे ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। यानी रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये दोनों एक ही नाम है। तो जो कैपिटल रजिस्टर्ड भी है और जितना कंपनी पब्लिक से उठा सकती है, दैट इज ऑथराइज कैपिटल। अगर इस अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, तो ये क्लॉज में टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स और फिक्स वैल्यू पर शेयर के थ्रू लिखा हुआ रहता है, जिसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। यानी अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कंपनी का यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल कैपिटल, टोटल फिक्स वैल्यू पर शेयर, जिसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं, यानी एक शेयर की कितनी कीमत रहेगी वो भी लिखा हुआ रहता है। अगर कंपनी को शेयर ज्यादा चाहिए और मोर फंड्स की जरूरत है, तो ऑथराइज कैपिटल को अल्टर किया जाता है, और ये कैपिटल क्लॉज को अल्टर करेंगे हम। यानी ऑथराइज कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा तो अल्टर करना पड़ेगा ये कैपिटल क्लॉज। ठीक है, सो कैपिटल क्लॉज कैसे अल्टर करते हैं, देखिए, अल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। अभी कैपिटल क्लॉज को अल्टर करने के लिए सबसे पहला, ये क्लॉज को अगर अल्टर करना है हमें, तो अथॉरिटी हमें रहना चाहिए थ्रू कंपनी को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के थ्रू अथॉरिटी रहना चाहिए। यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन अथॉरिटी देना चाहिए कि कंपनी अल्टर कर सकती है। और कभी कभी कुछ रीजन होते हैं, जैसे इंक्रीज करना है, जहां पे इश्यू करना है न्यू शेयर्स, या कन्वर्ट करना है अपने शेयर्स इनटू स्टॉक, तो ऐसे टाइम पे कैपिटल क्लॉज को अल्टर किया जाता है। कैपिटल क्लॉज अल्टर किया जाता है पर पासिंग इन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। यहाँ पे ही ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है जहाँ पे जनरल मीटिंग में हो रहा है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब थोड़े से ज्यादा वोट फेवर में भी चलते हैं, यानी कि अगेंस्ट में अगर 49 वोट्स है, 49 वोट्स है, तो हमारे अगर फेवर में 51 वोट्स हो गए तो भी चलेगा। 51 ज्यादा है 49 से, ये 49 से 51 ज्यादा होते हैं, तो हमारा ये जो है पास हो सकता है। आगे चलते हैं, एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक है हमारे क्लॉजेस का, ये लास्ट टॉपिक है हमारे क्लॉज का। सो इस क्लॉज में क्या है, इसे लास्ट में एंड में पेज रखा हुआ है। इसका मतलब है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। यानी यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होते हैं, मतलब ये जो एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन क्लॉज सब्सक्राइबर से रिलेटेड है, जो अपना डिक्लेरेशन देते हैं जब कंपनी बन रही है, फॉर्मिंग ऑफ द कंपनी के टाइम पे मेमोरेंडम में, और वो एग्री करते हैं कि वो कुछ नंबर ऑफ शेयर्स उठाएंगे और कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे कंपनी में। अगर अगर पब्लिक कंपनी है तो ये मेमोरेंडम को 7 सब्सक्राइबर साइन करना है। यानी ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या बोल रहा है कि अगर पब्लिक कंपनी है तो कितने सब्सक्राइबर चाहिए, 7, एटलीस्ट 7 सब्सक्राइबर चाहिए। वेराज अगर प्राइवेट कंपनी है तो एटलीस्ट 2 सब्सक्राइबर, 1% कंपनी है तो ओनली 1। राइट, हर सब्सक्राइबर को अपना नाम रखना है, एड्रेस रखना है और ऑक्यूपेशन बताना है, और ये ऑक्यूपेशन उन्हें बताना है इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 विटनेस जो अपना नाम इसमें पुट करेगा। सो ये है एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब सब्सक्राइबर से रिलेटेड है, जो प्रमोटर हम जिसे बोलते हैं वो। सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स ऑल। आगे की वीडियो में मैं इसके आगे का टॉपिक कैरी ऑन करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।